चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, जो कि गूगल के ट्रेंड में हैं। इसके अलावा वो शेयर जो कि खबरों के चलते किसी ट्रेंड में हैं, वो भी शेयर जो कि काफ़ी तेज़ी या मंदी दिखा रहे हैं, और साथ साथ हमारी जो चैट बॉक्स का ट्रेंड क्या कह रहा है, जहाँ पर जिन शेयरों पे सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक छोटी टिप्पणी सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अगर कुछ है वो है आईटी। लगातार धुआंधार पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अंशुल सर से शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं, लेकिन ये सेगमेंट अलग से अपलोड होंगे, इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज कुछ शेयरों पे, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे कर रहे हैं सर। इन दो शेयरों के साथ साथ आईटी में जो भी पोजीशन है, सारे लॉसेस बुक कर लें या शांति के साथ बने रहें, गिरावट में खरीदारी करें? अभी आपका व्यू क्या है इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर के? सीएनएक्स आईटी में अगर आप देखेंगे 30,054, 29,339, यहाँ तक की एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ तक की डाउनफॉल आते हुए दिख रही है। इस डाउनफॉल में सब गिरेंगे, मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, नॉट क्लियर कि इसमें कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी आधे से ज्यादा साफ हो सकती है, लार्ज कैप कुछ हद तक बची रहेंगी। लास्ट में जो बचा रहे उसमें जाके इन्वेस्ट कर लीजिएगा, जो नहीं बचे वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स में आ जाएगा और आईटी इंडेक्स वापस से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो अगर आपको लेना ही है, आई वुड स्टिल स्टिक टू आईटी इंडेक्स, और नहीं तो मैं पूरे सेक्टर को अवॉइड कर दूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में तो वहीं जाऊंगा। स्पेसिफिकली आपने इन्फोसिस पूछा, इन्फोसिस में मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड अभी भी 1269 का है। ये टेस्ट होगा और 1269 शायद ना प्रोटेक्ट हो। अगर प्रोटेक्ट हो गया तो एक बाउंस बैक ले लेगा 1338 तक, बट उसके बाद नेक्स्ट लेग में 1269 टूट जाएगा। तो इवेंचुअली 1269 आ रहा है, वहां से बाउंस बैक करके टूट सकता है। टीसीएस अगेन अपना जो लास्ट फ्राइडे का लो है उसको रिटेस्ट कर रहा है 2585 के आसपास। तो एक छोटा सा बाउंस बैक 2682 तक बन सकता है, बट वीकनेस कंटिन्यू रहने वाली है। वीकनेस अभी बहुत जल्दी नहीं जाएगी। जब हड्डी टूटती है तो आपको कच्चा पक्का प्लास्टर लगता है, उसके बाद आप चलना सीखते हैं, तुरंत दौड़ने नहीं लगते उठ के। तो अभी बहुत तेजी से, बल्कि लड़के कह रहे हैं कि हड्डी नहीं कमर टूटी है, तो वो ओमनी जेल से नहीं सही होगा, समय लगेगा इसमें। ये बात है। तो जिनके लॉसेस हो रहे हैं वो लॉस बुक कर ले, मेरा एक वो भी सवाल था। बुक कर लें सर सारे लॉसेस? सर देखिए, एक आध साल से तो बोलते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से आप दूर रहिए निफ्टी के अक्रॉस द बोर्ड, और स्पेशली आईटी में अभी भी कोई भी उछाल मिलता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में तो एटलीस्ट लॉस बुक कर लेना चाहिए। लार्ज कैप में विप्रो हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां भी बुक कर लेना चाहिए। मैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा यहाँ पे पर होल्ड की सलाह दे सकता हूँ, बट ऑन द बाउंस रेजिस्टेंस पे वहां भी एक बार निकलने की कोशिश करना चाहिए। डिप में वापस आपको मिल जाएगा, बट इन तीन शेयर को छोड़ के आई वुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द काउंटर्स। रैलीज पे मैं लॉस बुक करके रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में जाना चाहूंगा, जहां पे लॉस रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है विप्रो, एचसीएल टेक जैसे शेयरों पर, और ओवरऑल आईटी से क्या लॉस, जिनकी पोजीशन है अब वो क्या करें? चलिए, नई खरीदारी नहीं करेंगे, या जो लोग पूछ रहे हैं कि नया खरीद सकते हैं, क्या इतना टूट गया है, क्या खरीदने की सलाह है, और जिनके पास पुराना पड़ा है वो क्या करें? इन दो के साथ फिर रजिस्टर के पास आते हैं जी। 29,000 है, उसका वेट कर 1,500 पॉइंट और मैं ये अब से नहीं, जब ये वापस पुल बैक जब चल रहा था तब भी बोला था कि खरीदिए मत, वेट कर जाए, इसको वापस आना है 20,000। वहां पर निफ्टी, आईटी, बीस ईटीएफ्स कर सकते हैं, और उसका लॉजिक हर बार दिया है कि ये इफेक्ट है, यहाँ पर डीप पॉकेट्स चाहिए, और डीप पॉकेट्स के फर्स्ट मूवर एक्टिव जो कंपनी ज्यादा रह जाएगी, सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वही ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। सो टू एज एन इन्वेस्टर आप किस कंपनी को जाकर के चेक करोगी कौन अच्छा वहां पर सर्वाइवल के साइंस मिल रहा है। सो टू ऑल दैट स्टफ आप अभी 29,000 का वेट करिए। नया पैसा अगर आपको निकलने की तो मेरी समय है अभी अगर निकलना था तो वो समय आ चुका है इन माय ओपिनियन, बिकॉज अभी 1,500 पॉइंट का और नजदीक का लेवल आया, वहां से तो इसको फिर थोड़ा संभालना है, रुकना है, ठहरना है। तो आप 29,000 आसपास नया पैसे की अगर प्रोविजनिंग है तो आप एड ऑन के चल सकते हैं। अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन यहाँ से नहीं हुआ है,
निकलना था तो 33,000 के आसपास निकल जाना चाहिए था जब बोला। नाउ इट्स लेट, क्वाइट लेट। और रही बात स्टॉक्स, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने से थोड़ा सा आउट करना चाहती हूँ, बट स्टिल टीसीएस जैसे स्टॉक ऐसे आप मान के चल सकते हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, दी 3 स्टॉक्स जिसमें ये इनके अंदर वो गुड है, वो कैपेसिटी है, डीप पॉकेट्स भी है और एक दूसरे के साथ मिलकर के बचाव के तौर जहाँ पर पूरे सेक्टर की इंडस्ट्री के बर्बाद होने की कंडीशन अगर आती है। मैंने बहुत बहुत ही मैंने आप ये सीधे सीधे बताइए मैम कि अभी जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है, जो रोज देख रहे हैं पैसे गिरते हुए पोर्टफोलियो में, वो एक बार में लॉस बुक करें, एवरेज करें, क्या करें? जी 29,000 पे एवरेज 29,000 पे जाकर के एवरेज करें, अभी शांति से पड़े रहें, है ना? एग्जैक्टली और अभी 30,500 है। जैसे ही आप 50 IT 29,000 पर दिखे, जो भी आपके पास में है, अगर वो लार्ज कैप वाले हैं तो वहां पर आप एडिशन करते हैं, स्मॉल कैप के हैं तो अभी बेच सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में सर्वाइवल केसेस कम निकल रहे हैं। बिल्कुल जी। सेम क्वेश्चन रजित सर आपसे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक कहीं पर बाय करने की सलाह, पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है और जो लोग परेशान हो रहे हैं अब क्या करें, क्या वो लॉस बुक करें या अभी बने रहें? आपका व्यू क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी रहेगी, क्या करना शॉर्ट चाहिए? कवरिंग रैली जहां आपको देखने को मिले, एग्जिट एंड ओनली एग्जिट। आईटी में नो बाय, 29,000 सपोर्ट है, वहां पे रिविजिट करेंगे सिचुएशन क्या बन रही है। अगर वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं दिखती है तो वहां पे भी बाइंग नहीं करेंगे। आईटी इंडस्ट्री सीवियर क्राइसिस में है, मत देखिए मत देखिए मत देखिए। चलिए ठीक है, तो मतलब मोटे मोटी सबकी राय ये है कि अभी दर्द जो है वो आगे भी देखने को मिलेगा। अब वो डिसीजन आप ले लीजिए कि कैसे आपको दूरी बनानी है, किस में आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सब लोग 29,000 की बात कर रहे हैं, 29,000 आ जाए वो भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलती है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और जो है इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी आप एक्सिस बैंक का जिक्र कर रहे थे अंशुल जी, आपका व्यू अब क्या होगा एक्सिस बैंक को लेकर के? क्या अभी करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है एक्सिस बैंक पे? एक्सिस बैंक सर देखिए सुबह नहीं, अभी एक्सिस बैंक तो नहीं लग रहा, कल की रेंज के अंदर ही इनसाइड बार है। एक्सिस बैंक तो नहीं, आज के लिए तो नहीं लग रहा। 2-3 दिन में 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा तो जरूर बन जाएगा। एक्सिस बैंक में 81 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है 1310 में, पहली मूव खत्म हुई है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट लेगा। तो जो 1310 का ब्रेकआउट है उसका टारगेट 1500 है, 1500 तक आराम से निकल जाएगा। अब एकदम करंट मार्केट पे तो और कोई बैंक समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि इंडसइंड बैंक स्ट्रेस्ड है, करूर वैश्य बैंक सुबह ही दूसरी जगह बाय दिया था, वो लगभग टारगेट पे, तो अब इसको फ्रेश बाय बोल नहीं सकते। और कोई बैंकिंग में IDBI बता ही दिया है, तो अभी नहीं लग रहा सर बैंकिंग में और कोई बैंक नहीं दिख रहा है। 61,360 निकलता है तो फिर आप बैंक 20 ले लीजिएगा, बैंक निफ्टी का ETF। ठीक है। अगली कंपनी अंबाला में आप देखिए जरा फटाफट, विशाल मेगा मार्ट। ये जो है रिकवरी के मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल मेगा मार्ट आज जो है इस गिरते बाजार में मजबूती दिखा रहा है। ये भी हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा रहा है, जो हर शनिवार को दोपहर 2 बजे हम लेकर के आते हैं रचित जी के साथ। मैम क्या व्यू है आपका अभी करंट लेवल पे विशाल मेगा मार्ट पे? ये रिकवरी जो है दोबारा इसकी जो पुरानी रुकावट है 150 तक, वहाँ ले जाएगी या उससे पहले ही ये थक जाएगा? अभी खरीद सकते हैं क्या? अभी खरीद सकते हैं, 124 इसकी रेंज में है। प्राइस स्टॉप लॉस रखिएगा 118 पर, और 105 का टारगेट तो मुझे नहीं, लेकिन 130 और 140 हवा को देख सकते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग पूरा कर लीजिएगा। अभी खरीदें 130 140 के टारगेट के लिए, है ना मैम? यस, 130 140 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 118। ठीक है मैम, 118 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 130 140 दो टारगेट अभी के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट में आज की इस रिकवरी में नई खरीदारी की सलाह है, जिनके पास है होल्ड करें, ये लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो एक और छोटा शेयर सर, हम लोगों ने कुछ बार बात की, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में अटैक के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बात कम की थी। JNK बैंक ने पिछले 2 दिनों में अच्छी रिकवरी दिखाई है। रचित सर जरा एक बार देखिए, क्या ये शेयर में ये मोमेंटम और बढ़ सकता है क्या?
अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जेएनके बैंक के अंदर। अभी ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी सर? 112 का हाई लगाया है, हालांकि ऊपर से अब हल्का हो रहा है, एक महीने में 8% चला है। 115.50 का हाई लगाया है आज इंट्राडे में। क्या सलाह रहेगी जेएनके बैंक को लेकर के? सर देखिए, बहुत कम ऐसे चीजें देखने को मिल रही हैं जिसमें मैं थोड़ा सा बुलिश अपना स्टांस रख रहा हूँ। उसमें से एक है जेएनके बैंक। जिस तरीके से ये पोजिशनड है, मगर मार्केट है एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, तो आपको देंगे 98 रुपीज का स्टॉप लॉस और 124 का पहला टारगेट। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ये स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे जरूर दिख रहा है, बट जो आने वाले दिनों में हम मार्केट में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, आपको बहुत रीजनेबल लगने वाला है। तो सर अभी अगर इसको खरीदें 111-12 पे खरीदते हैं, टारगेट क्या रखें एक बार फिर से बता देंगे? और 124 का टारगेट होगा। 124। कोई स्टॉप लॉस रखना है? 98 के स्टॉप लॉस के साथ जेएनके बैंक में। बैंक सबसे सुरक्षित इस समय दिखाई दे रहा है और अच्छी छोटे शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक दो बैंक और पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉम्स को देख लेते हैं पहले। आज जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल 2-2.25% ऊपर। सर ये मतलब भाई बाकी कुछ भी हो, मतलब ये बच्चों की डिमांड तो सर मतलब बनी रहती है। क्या करें? डॉम्स इंडस्ट्रीज़ में कितना दम दिखाई दे रहा है? 2359 2360 के आसपास। कैसा लग रहा है सर? हालांकि थोड़ा सुस्त चाल रही है, अभी कुछ उम्मीदें कर सकते हैं क्या डॉम्स में आज की इस रिकवरी पे? सर डोम्स में देखिए लगभग 82 हफ्ते हो चुके हैं, रेंज के अंदर चल रहा है। और अच्छी चीज है कि रेंज के बॉटम पे जाके ठीक ठाक न्यूज आना स्टार्ट हुई है। रेंज का बॉटम 2280 के आसपास है, रेंज का छोटा वाला टॉप 2665 के आसपास है। अब रेंज बॉटम से चल रहा है, रेंज टॉप जा सकता है 2660 तक, जो छोटी वाली रेंज का टॉप है। बड़ी रेंज का बड़ा टॉप 3000 के आसपास है, छोटी रेंज के टॉप 2660 तक जा सकता है। बेसिक सवाल आता है, क्या यहां से बाई करके 300 रुपए कमाने की कोशिश करनी चाहिए? मेरा जवाब ना है। बेस में कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है। अब आप देखने जाएंगे तो 4 आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल दिख भी जाएंगी, जहां लगभग 400, एक में 1200% वॉल्यूम राइज है, एक में 300% है, एक में 3454% वॉल्यूम राइज है, चौथी में 4510% वॉल्यूम राइज है। लेकिन चारों इंस्टीट्यूशन कैंडल के लो टूट के भी 2-3% नीचे आया है, यानी ये पूरी बाइंग लिक्विडेट हो चुकी है। तो कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन नहीं है, इसलिए मैं रेंज बॉटम से रेंज टॉप तक का जो प्ले बन रहा है मैं अवॉइड करूंगा, मैं नहीं प्ले करूंगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, ये जो कल वाला बैंक था उसमें क्या करें? IDFC फर्स्ट बैंक में जो है थोड़ी सी रिकवरी है, हरे निशान में आया है, भाव वही का वही है मैम, 70 रुपये के आसपास। अभी क्या यहाँ पे कोई खरीदारी की जा सकती है या अभी आप इससे दूरी बनाने की सलाह देंगी? क्या व्यू है आपका IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर? 62-65 के रेंज पर उसको थोड़े दिन रहने देना चाहिए और 62-65 की इस रेंज में खरीदारी करनी है। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 67 का और 75 ऑनवर्ड्स अप टू के टारगेट का वे कर सकते हैं। तो पुल बैक में पूरा फिट बुक करके निकलना है। जैसे वाले जो टारगेट भी आपकी एंट्री होती है, टारगेट पर निकलना, इसके बाद वापस वही पुल बैक जो बाकी स्टॉक में होता है फिर दोबारा से नहीं है। तो आपकी आवाज बीच बीच में मैम थोड़ा सा एक साथ दो आने लग रही है। जी मैम कंप्लीट कीजिए। ओके, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो अभी 62-65 के रेंज को थोड़े दिन आने देना और उस रेंज में एंट्री करनी है। 75 से लेकर के 8 टारगेट जैसे ही आ जाए निकल भी जाना है। 47 रुपीज का स्टॉप मेंटेन करना है, जब 65 से 60 की इस रेंज में धीरे धीरे खरीदें। जी चलिए, ये बात हो गई IDFC। बैंक्स की बात हो रही है। बिल्कुल जी, बैंक्स की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक आज 30 रुपए का टारगेट था इसका। सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक, हाँ सेंट्रल बैंक, मेरा अगला सवाल भी था जी, क्या करना है उसमें? ओके, मैं 50% प्रॉफिट के लिए बोलना चाह रही थी एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा, लेकिन आप फ्रेश बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर। जो पहले से मतलब व्यू ये है कि देखिए जो पैसे हैं उन्होंने पहले से डिसीजन लिया है। 36-37 रुपए वालों को 50% का प्रॉफिट है। इन माय ओपिनियन वन शुड बुक 50% प्रॉफिट हियर। और जो लोग आना चाह रहे हैं close to 40 रुपीज, they should come with 50% exposure only with the trailing stocks जो पहले से है उनके लिए भी 37.5 का होगा। जो अब आ 50% एक्सपोजर वो लोग भी 37.5 रुपए का ही प्लस मेंटेन करके यहाँ से 44 रुपए टारगेट के लिए आ सकते हैं। 37.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट आप कह रही हैं कि कितने का मैम? 44 का?
44 का। 44 का। और बहुत बड़ी पोजीशन ना लें, जितना अगर 100 रुपए है आपके पास तो 50 का खरीदें, ये कह रही ना? यस, एंड प्लीज जो लोग पहले हैं वो थोड़ा 50% प्रॉफिट करके बुक कर ही लें। जाएगा। हाँ, जो लोग हैं उनको, जिन्होंने अंबाला मैम के कहने पे खरीदे हुए हैं वो 50% प्रॉफिट बुक कर लें, यही कह रही मैम? एग्जैक्टली। चलिए, ठीक। एंड आज मदरसन सुमी भी, मदर एम सुमी जो है रिंग, हाँ। वहां पर भी एक थोड़ा सा बाइंग का व्यू बने। आप क्वेश्चंस ले लीजिए जब भी आपको लगे। नहीं, आप बता दीजिए अभी हड़बड़ी नहीं, खरीदने time के, है। अगर जो फ्रेश बाई है, अगर वायरिंग नहीं मदरसन Yes. सुमी, ये वायरिंग कह रही हैं आप? हाँ, यस, वायरिंग 43 के पास में है, 43 44 की रेंज में बाई ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा रखेंगे, सिर्फ 41.50 का, सॉरी 41.5 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ से आप बाइंग ले रहे हैं तो 46 रुपए फर्स्ट टारगेट, और लगभग आप 47 रुपए 50 पैसे का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के तौर पर देख सकते हैं। 47 रुपए 50 पैसे जाए और स्विंग ट्रेड के तौर पर आए हो तो बुक करना। ठीक, चलिए, मदरसन सुमी वायरिंग सेंट्रल बैंक, ये दो ट्रेड अभी दिए गए हैं आपको। सेंट्रल बैंक में टारगेट 44 का दिया गया है 37 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और मदरसन सुमी वायरिंग में 46 47.50 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 41.50 का दिया गया है। अभी जो है 1.25% नीचे है, लेकिन अंबाला मैम का मानना ये है कि यहाँ पर और तेज़ी संभव है, और यहाँ पर आपको 46 रुपये 47.50 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 41.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। अभी फिलहाल 1.25% नीचे 43.85 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल के लिए राय मदरसन सुमी वायरिंग पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ट्रेड पे रखिए नज़र। और इसके अलावा एक काउंटर मैंने मिस हो गया मुझसे दिमाग से। रचित सर के लिए एक अच्छा सवाल मैंने सोचा हुआ था, एक अच्छा बैंक था शायद। धीरे धीरे करके दबाव मेरे ऊपर भी बढ़ता हुआ कई बार बन जाता है, लेकिन इन सब के बीच में आज एक और स्टॉक ले लेते हैं जो कि ट्रेंड में है सर। वो तब तक वारी एनर्जीज़ देख लीजिए। वारी एनर्जीज़ में आज हरा निशान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक डेवलपमेंट भी है, और उस डेवलपमेंट के चलते यहाँ पर मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। 2957 2958 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी रचित सर, कैसा लग रहा है आपको वारी एनर्जी? सर क्लियर केस है स्टे अवे, और स्टे अवे क्यों है? 58% एक्सपोर्ट है। यूएस इंडिया ट्रेड डील फिर खटाई में जाएगी, मार इसको भी पड़ेगी, इसके लिए स्टे अवे है। और अगर आपके पास है हाई लेवल पे एग्जिट की ही पोजीशन में बोलूंगा, फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। फर्स्ट बाइंग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने एक थम जो लगाया था, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, व्यस्त रहते हैं आप लोग। सुजलॉन को लेकर के ही थम बातचीत काफ़ी हम लोगों ने की, थम सुजलॉन पे लगाया था, तो काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया। करीब 30,000 से ज़्यादा दर्शकों ने कल दोपहर से अब तक जो है देखा है उसको। तो अब मेरा सवाल ये है, चूँकि उस पर इसका मतलब काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं और काफ़ी लोग इस गिरावट से चिंतित हैं, तो मैं चाहूँगा एक सवाल आप तीनों से इस पर फिर से ले लेते हैं। रिकवरी लोअर लेवल से आज देखने को मिल रही है। आज 43.52 का लो लगाने के बाद है लाल निशान में। स्क्रीन पर दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए हमारी पीसीआर की टीम, मतलब ये देखिए, ये हमने कल लगाया था, ये आज के लिए नहीं, ये कल का था, तो ये 11:30 को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कल जो है हम लोगों ने लगाया था, ये 4 महारथी लोगों ने बताया था और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया। तो अब जो है सर सुजलॉन पे फिर से अंशुल जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं, आपका नंबर भी है, और फिर तीनों एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि ये जो रिकवरी है कुछ उम्मीद जगा रही है या फिर 42 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या व्यू अंशुल सर आपका? सर देखिए, एक आध हफ्ते का समय आपको देना है, आप दे सकते हैं। अगर 46 के ऊपर क्लोज हुआ तो बाउंस बैक बनेगा। बाकी जिस आपका प्राइस एक्शन है, मेरी उम्मीद कम है। 50 महीने का मूविंग एवरेज 41.37 है, ये पहले आते हुए दिख रहा है। वहां से अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक बना तो बना, नहीं तो फिर 46 के नीचे जो क्लोजिंग आई है वो 37.9 तक जाती हुई दिखेगी। रेफरेंस के लिए आपको याद दिला दूं, नेटवर्क 18 49 के नीचे ऐसे ही 2 हफ्ते हमने वेट किया था, नहीं रिक्लेम हुआ, उसके बाद फ्री फॉल आना स्टार्ट हो गई थी। तो रेफरेंस के लिए अगर आपको लेना है, नेटवर्क 18 का चार्ट खोल के, वीकली चार्ट खोल के देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। दूसरा, 1 मिनट और समय ले लूंगा सर। श्रीराम पिस्टन 50 रुपए बढ़ गया है, जहां से बाई दिया है, फटाफट हाथों हाथ आधा घंटे में 50 रुपए मिल रहा है, लेके बाहर हो लेना चाहिए, या आधा लेके बाहर हो लीजिए या पूरा लेके बाहर हो लीजिए, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए। श्रीराम पिस्टन जरा एक बार दिखा दीजिए। 4% ऊपर 3200 के आसपास पहुंच गया है, तो 3300 का टारगेट था। अच्छी रिकवरी आ गई है, और अंशुल जी कह रहे हैं कि
एटलीस्ट कम से कम आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए। पूरे में भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरा बुक कर लीजिए। गिरते बाजार में पैसे बन रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात है नहीं। तो जो पैसे बने उनको प्रणाम कीजिए, है ना। होली वैसे भी आ रही है, तो अपना जो है पैसे बुक कर लीजिए। ये लाए है, होल्ड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आधे से ज़्यादा पे बुक कर लीजिए। बाकी जो बचा हुआ है कम से कम लॉस तो नहीं होगा आपको। ये फिलहाल के लिए इस रणनीति के साथ श्री राम पिस्टन पे स्ट्रेटजी बनाइए। माला मैम, सुजलॉन आपका व्यू? सुजलॉन इन्वेस्टमेंट ये अभी भी रख सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस आप टेन करके चाहिए अगर डर लग रहा है बस, और बाकी कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए 42 के आसपास ये आज आ गया है। 42 की पहले से एक्सटेंशन है, 42 भी आएगा, तो वहां पर अगर आप एडिशन करना है तो 42 के पास कर लीजिए और होल्ड कर जाइए। स्टॉप लॉस टू बी ऊपर साइड अगर आपको रखना है तो वो 31 से नीचे मरेगा, दैट्स द फाइनल इक्विपमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखो, बार बार ट्रेडिंग वाली नजर देखोगे तो ये भाग जाएगा आपके हाथ से। दिस इज समथिंग यू नीड टू होल्ड, और होल्ड करें तो ही पैसा बनेगा। मैम जो लोग 80 पे 70 पे रह करके बैठे हुए हैं, 3-4 क्वार्टर तो हो गए अभी। इसीलिए ना पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है, कितने भी सही क्यों ना। आपका जो वेटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो बहुत इजीली डिसाइड करना होता है, और स्पेसिफिकली छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो उतने टुकड़ों में अपने पैसे को बांटो कि अगर कोई लेके भी चला जाए आपके तो आपकी अच्छी नहीं जाना चाहिए। आप टू अंडरस्टैंड, तो पोजीशन साइजिंग मैटर लॉट, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन सनराइजिंग सेक्टर स्पेसिफिकली एंड इन स्मॉल स्टॉक्स। चलिए ठीक। मैं रचित सर क्या करें सर? अब क्या लग रहा है, आप सहमत हैं? अभी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि धैर्य तो लोगों ने काफी दिखाया, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, क्या करें? सर देखिए, धैर्य तो बहुत जगह दिखाना पड़ रहा है, और अभी और दिखाना भी पड़ेगा। इस मार्केट में जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, धैर्य आईटी में भी दिखाया है और दिखाना पड़ेगा, डिफेंस में भी दिखा रहे हैं, डिफेंस रिटर्न भी देगा। मैं ये सब बातें एक कनेक्शन क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि इस पूरे स्पेस में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो नंबर्स ग्रोइंग होते हुए सबसे लोएस्ट अगर पीई मल्टीपल पे कोई आपको दिख रहा है तो सुजलॉन है। 18 के पीई पे आ गया है इस करेक्शन के बाद। इसके अलावा अगर आप सारे के सारे देखेंगे, एबीबी, सीमेंस, ईजी पावर 100, 120, 78, 80 ये पीई में है। अगर आपको कहीं एक बार्गेन डील मिल रही है, वहां आप धैर्य खो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू वेरी कंफर्टेबली। अब नहीं चला है तो देखिए, मार्केट भी उसी तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मेरी वही राय होगी, बने रहना चाहिए। आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। 2 सप्लाई पॉइंट्स हैं वो बता रखे हैं, उनको क्रॉस करने के बाद मूवमेंट आएगा। और उसको अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतना लंबा इसमें नहीं रखना चाह रहे हैं, एक रिवर्सल जरूर देगा, ऐसी बात नहीं, खत्म हो जाएगा। 54 और 61 के 2 पॉइंट्स हैं, आप वहां पे निकल जाइएगा। हम लोग उसी रेंज के आसपास अपना कवरेज चालू किए थे, और वो रेंज आएगी, आप निकल जाइएगा। अभी यहां से और ज्यादा डाउनसाइड देखिए, मार्केट करेक्ट करेगा तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कार्नेज दिखाया नहीं है जो हम देख रहे हैं। अगर आप उतने कार्नेज के लिए तैयार हैं तो बने रहें, वरना सेल ऑन राइज करें और निकल सकते हैं। तो सर ये इस स्थिति पे तो हमको लगभग सारा मतलब पोर्टफोलियो खाली अब कर देना चाहिए। बाजार अगर आप लेवल बता रहे हैं, उस लेवल के बाद तो फिर रिकवरी में भी काफी टाइम लगेगा। तो अभी सर शार्प रिकवरी आएगी, शार्प रिकवरी आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और मैं वापस बोल रहा हूं सर, आज मेरी बात बहुत फनी लग रही है, इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे फोकस होगा। डिफेंस और रेलवे जो सबसे ज्यादा बीटन डाउन है, आप देखिएगा आने वाले समय में वो क्या करने वाले। ठीक सर, हाँ तो चलिए, डिफेंस, रेलवे ये ऐसे हैं जो कि बाजार में गिरावट के बाद जो रिकवरी आएगी उसमें काफ़ी तेज प्रदर्शन जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए डेटा पैटर्न पे बात कर लेते हैं। डेटा पैटर्न पे हम देख रहे हैं कि आज इस गिरते बाजार में तेज़ी दिखा रहा है। डेटा पैटर्न बीच में भी जो है बीच बीच में एक अच्छी रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। सर डेटा पैटर्न देखिए, अंशुल जी आपका नंबर है, ज़रा इस पर बताइए राय क्या आपकी रहेगी डेटा पैटर्न को लेकर के। अच्छा देखिए, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट द इंडेक्स। जिस इंडेक्स मतलब जिस सेगमेंट में ये आता है स्मॉल कैप का, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये 5वां अप वीक है, 5 हफ्ते के कंटिन्यूअस अप वीक में स्टॉक ऑलरेडी 46.83% चल के नेकलाइन अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रहनी चाहिए। 2 दिन से, आज सेकेंड डे इनसाइड बार का है, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जाके कहीं चलेगा। तो मैं बुलिश हूं, लेकिन 5 हफ्ते में 46% चलने के बाद
यहाँ पे बाइंग करना कोई अकलमंदी नहीं है। 2-3 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो जाए, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, उसके बाद जाके कहीं ब्रेकआउट बनता है तो बाई करूंगा। तो एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन इमीडिएट बाई के लिए तैयार नहीं है। इसको 4 से 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन की जरूरत है। चलिए, इस बीच वैरागी जी की एक टिप्पणी आई है। अम्बाला मैम भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं वैरागी जी की टिप्पणी पढ़ लूँ जरा। अंशुल जी के लिए आई है, कह रहे हैं अंशुल सर, नेटवर्क 18 और सुजलॉन में डिफरेंस है। गर्मी आ रही है, पावर सेक्टर में तेज़ी आएगी, ईयर एंड गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेगा और समर सीजन में रैली आएगी ही आएगी। चलिए ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, तो अपनी अपनी टिप्पणियाँ लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है टिप्पणी आ रही है। सर हाँ, लेट मी क्लियर द क्लाउड। मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, आई वुड स्टिक टू दैट। इतनी सब कहानी पढ़ना ना मुझे आता है, ना मैं ये सब पढ़ना सीखना चाहता हूं। मैं HEG ग्रेफाइट में 2018 से अच्छे आर्टिकल, अच्छे से अच्छी ऑर्डर बुक, चाइना से रिलेटेड अच्छे से अच्छी कहानियां, सब चीज पढ़ चुका, सारे ब्रोकर की अच्छे से अच्छी रिपोर्ट पढ़ चुका। आज भी ऑल टाइम हाई नहीं बने 2018 के बाद, तो आई वुड स्टिक टू माई थिंग। मैं अपने बाइंग क्लाइमेक्स के कॉन्सेप्ट पे चिपका रहूंगा। अच्छे से अच्छी मैंने IPO रिपोर्ट सारे स्टॉक्स की पढ़ ली। वन मोबीक्विक आप हाल देख लीजिए, अब बाकी स्टॉक्स का स्विगी के आप हाल देख लीजिए। तो अच्छे से अच्छी कहानी, अच्छे से अच्छी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली, लेकिन तरीका IPO ट्रेड करने का नहीं बदला। हजारों स्टॉक्स को ट्रेड करके अगर एक तरीका निकला है और वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है जिसमें IPO को ट्रेड करने का तरीका दिया हुआ है कि 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग होल्ड करनी है, उसके बाद बेच देना है, नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकल जाना है, उसके बाद IPO बेस बनने तक रुकना है। PIGL में 15 साल लग गए थे IPO बेस बनाने में, तो 15 साल में हजारों उसको ऑर्डर मिले, फलाना ठिकाना सब हुआ। डिफेंस में पिछले उसमें आपके इंटरिम बजट के बाद से 50 ऑर्डर रेलवे डिफेंस को मिल चुके, स्टॉक 30% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर बाइंग क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अगर 100 में से 95 स्टॉक में ऐसा होता है कि 50 से 80% गिरते हैं, उसमें BSE इकलौता अलग निकल गया, दूसरा SML महिंद्रा अलग निकल गया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को कोई ईगो नहीं है कि मैं गलत हो गया तो मैं अपने व्यू से चिपका रहा हूं। मैंने मल्टीपल टाइम बोला, आई बीन हॉरिबली रॉन्ग इन BSE, आई एम बी हॉरिबल रॉन्ग इन SML महिंद्रा। आप BSE पे जब भी सवाल बोलते हैं, मैं लास्ट में जोड़ ही देता हूं ना, एक बार किसी और से चेक करा लीजिएगा। मुझे बाइंग क्लाइमेक्स दिखता है, मैं उसमें 2 बार 3 बार गलत हो चुका हूं। तो मेरे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने पढ़े हैं, जो मार्केट में प्रूवन है, जो 60-70% सही है। तो कहानी अपनी जगह, अगर कहानी चार्ट से मैच नहीं कर रही है तो फिर चार्ट के साथ जाइए। कहानी चार्ट के साथ मैच कर रही है तो चार्ट के साथ जाइए। इन ऑल केसेस चार्ट के साथ जाइए। कहानी सपोर्ट कर सकती है, बट अगर चार्ट में बाइंग नहीं दिख रही है तो ईगो मत पालिए, निकलिए, कहीं और घुस जाइए। ठीक। हमारा आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अरोचे सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, दोनों लोग एक छोटी छोटी टिप्पणी। सर, नैटको फार्मा 930 रुपए में बाई कॉल दी थी, 942.95 का हाई मार दिया है। मार्केट्स बहुत अच्छा कार्नेज दिखा रहे हैं। अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो बुक कर लें, और अगर कंफर्टेबल हैं तो एक सिंपल कंसेप्ट रहेगा, बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि जिस तरीके से मार्केट लुढ़क रहा है, अगर लुढ़का तो रेट टू रेट निकल जाएगी। ठीक है, हाँ, लॉस ना हो तो जिस लेवल पे आपने लिया हुआ है उसी लेवल का स्टॉप लॉस लगाइए कि भाई उससे नीचे जो है आप नुकसान यहाँ पर ना बुक करें। 5.5% की तेज़ी हो गई है। टारगेट जरूर 968 का है, लेकिन बाजार की स्थिति को देखते हुए रचित जी की सलाह है कि समय रहते अपना मुनाफा जो है वो आप बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ा करके अपने बाइंग प्राइस पे कर लीजिए। 1% के आसपास की गिरावट अब आती हुई 25,466 का लेवल देखने को मिल रहा है। उफ, दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर अब बाजार के अंदर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अम्बाला मैम, आप क्या कर रही थी? जी मैम। मैनकाइंड फार्मा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है अभी भी, और ट्रेड के लिए भी। एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज समथिंग जहाँ पर कंपनी का ठीक है तो डिफेंसिव नेचर होने की वजह से, एंड स्पेसिफिकली अभी तो बहुत स्टॉक बॉटम बाइंग पर भी है कुछ, उसमें से मैनकाइंड फार्मा एक है। तो अभी 2050-55 इस रेंज के पास में है मैनकाइंड फार्मा। डिस्क्लोजर ये है ऑलरेडी हमारे मेंबर्स के पास 2000 से लेकर के 2030 की रेंज में ऑलरेडी ये बाय है, बहुत बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1830 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2300-2450 पॉसिबल टारगेट्स है, जो कि हमको 1 से 2 महीने के अंदर दिख जाने चाहिए। तो आप इसको ट्रेड के तौर पर भी लेके चल सकते हैं। 2300 और क्या दूसरा क्या? 2450, 2450। 2450, ठीक है।
2300 2450 मुझे लगा कि इतनी तो अंग्रेजी समझ लेते हैं कि मतलब 2450 2450 चलिए 2055 के आसपास अभी चल रहा है। मैम ने कहा है एक और बात है, इसको अगर किसी को मार्च सीरीज में 2000 की कॉल ऑप्शन भी बाय करनी है, वो भी बढ़िया बेट है। अभी 100-110 की रेंज में मिलेगी। कम से कम 150 से लेकर के 250 का टारगेट है जो हिट हो जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस सिर्फ 50 रुपए का मेंटेन करना है। तो कॉल ऑप्शन भी अच्छा है इसका। यहाँ का कॉल ऑप्शन भी आप ले कर सकते हैं, 2000 की कॉल ले सकते हैं मार्च सीरीज की। 2055 के आसपास चल रहा है। टारगेट रखें 2300 2450 2300 2450, ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया गया है वो है 1830, 1830 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 2300 पहला टारगेट, 2450 दूसरा टारगेट। फिलहाल 2055 पे ट्रेड करता हुआ आधे % के आसपास की मजबूती मैनकाइंड फार्मा में इस समय आती हुई, और निगाहें रखिए यहाँ पर। और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं अंबाला जी को यहाँ पर दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे करके ये अब आगे बढ़ता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो नज़रें रखिए, एक बार स्क्रीन पर चाहें तो हम दिखा दें 2300 2450, ये यहाँ पर ये देखिए क्या आ गया है स्क्रीन पर, और 1830 का स्टॉप लॉस। तो चलिए इस बीच जो है यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई। चलिए तो ये बात यहाँ पर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है यहाँ पर लेते हैं। अंशुल सर का जाने का वक्त हो गया है, तो इस सेगमेंट को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है। और इस बीच जो है एक टिप्पणी सुनील प्रसाद जी की आई है, कह रहे हैं ऊपर जाने की बात छोड़ो, ऊपर जाने की बात छोड़ो, गिरना ही अब शान है, क्या करूं यार, पोर्टफोलियो का रंग ही अब लाल है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। इनका एक सवाल है, जाते जाते इस सवाल के साथ बीएससी को लेकर के आप हमेशा, लेकिन आप तो मना ही करते हैं, लेकिन अगर बीएससी पर कमेंट करना चाहें तो कर दें, वरना आप अपना सर जो है डिस्क्लोजर। अच्छा देखिए, बीएससी में गैप डाउन ओपनिंग जो हुई थी 16 फरवरी को, इसके बाद स्टॉक में एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। 2700 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 2530 का टारगेट खुलेगा। अगर बेचना है तो 2700 टूटने का वेट कीजिए, अगर टूटा तो फिर 2530 का टारगेट खुलेगा। दूसरा डिस्क्लेमर दे दूं, जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकता है। श्रीराम पिस्टन आपको पहले दिया था, उसके बाद क्लाइंट्स को दिया था, लगभग दोनों को एक ही रेट पे दिया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा, मैडम का गला खराब है, इससे याद आया आपका गला खराब था, आपका गला सही हो गया है। गूगल से अभी मैं यही पूछ रहा था कि एक कंपनी है मोहन मेकेन लिमिटेड, रचित इसको ज्यादा अच्छे से जानता होगा, अनलिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड होती तो मैं शेयर के जरूर बाई कॉल देता। ये बूढ़ा साधु इनका एक प्रमुख ब्रांड है, तो गला सही करने के लिए। तो अब लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड में मिलेगा नहीं, अगर मिल जाएगा तो जरूर इसको रिकमेंड करते दर्शकों के लिए, क्योंकि साधु तो आप ले रहे हैं तो दर्शक कम से कम शेयर लेके पैसा कमा लिए होते। कह दीजिए सर, अच्छे सर आप ही बोल दीजिए जी। सर एक्चुअली क्या है, अंशुल सर का अपना अलग एक कंसेप्ट है। इसमें मैं शॉर्ट कॉल इसलिए दे देता क्योंकि गर्मियां आ रही ना, तो बूढ़ा साधु गर्मियों में थोड़ा कम चलता है। तो मतलब जैसे सोम डिस्टिलरीज हो गए और यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गए, जो थोड़ा सा एक गर्मियों के मौसम के हिसाब से रहती है ना, वहां पे बाई कॉल दे देता। हाँ सर, क्या क्या क्या? नहीं मैं समझ गया सर, क्या क्या खरीदना है मैं समझ गया। कुछ कह रहे हैं सर, नहीं समझ में आया किसी को। सर मैं कह रहा हूँ बूढ़ा साधु का मौसम जा चुका है। सोम डिस्टिलरीज का बिजनेस जो है ना सर 93% बियर है, तो सोम डिस्टिलरीज वो कंजम्पशन वाला सीजन आ रहा है, तो मैं कहूंगा सोम डिस्टिलरीज में बाय कॉल दे दीजिए, बूढ़ा साधु का साथ छोड़ दीजिए, सर्दियां चली गई। चलिए ठीक है बिल्कुल सर। तो डिस्क्लोजर हो गया सर, इस सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त कर दिया हमने।